बेल बजा के कौन आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है, कोई मुझे देखना होगा यार। कल ले जाएगा। कुछ कुछ और ही आता है तुम्हें। So we'll start off. नहीं, हाँ एक So we'll start a new topic today. Doubt? करें करें पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. So we'll start a new topic today and we'll have to wind up today also. All right. The topic is respiration. Page number is 87 of your book. I hope all of you have your NCERT along with you. Yes, Manvik? यार तुम बताओ किताब नहीं ला रहे हो, सिर्फ टीटी ला रहे हो. आप देखो कोई भाई आए तुम्हारा तो दे तुम्हें. बुक है कहाँ तुम्हारी? इज इट एट होम? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. इट्स ओके, इट्स ओके. सर अभी मुझे पढ़ा लेना दो, मेरे पास बहुत कम टाइम है. मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है. बैठो बैठो, जल्दी बैठो. सी topic, this is your new topic, but you have studied a lot about it in class 7th में इसको पढ़ा है. थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे चीजों को. आज ही स्टार्ट करना है, आज ही वाइंड अप करना है. इसका वर्कशीट तुम्हारे पास ग्रुप में ऑलरेडी है. आप घर पे जाएंगे और इसको आज ही सॉल्व करेंगे. इट कंटेन्स अराउंड 20 क्वेश्चंस which are simple and you can do it only just by attending the class. Do you need fan? बुखार है? अब बुखार वाले बंदे को थोड़ा प्रायोरिटी दे सकते हैं. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ आ जाओ. वो तुम लोग बातें ज्यादा करते हो तो थोड़ा प्लान करके अलग बिठाया. अदरवाइज तो कहीं भी बैठो, हाउ डज इट मैटर. जब तक तुम लोग गॉसिप नहीं करो, थोड़ा दोस्ती कम कर रहे हो तो एवरीथिंग इज ओके. ओके ऑल राइट. So the topic is respiration. What do you know about the term respiration? बताएंगे. Everyone you have to interact. So आपको बताने की respiration क्या है? Exchange of gases. If it is only exchange of gases, तो हम लोग उसे breathing बोल सकते हैं. What is respiration? What you are saying is exchange of gases. That is a breathing. Breathe in, breathe out. My question is, what is respiration? Chemical change. because it has What kind of chemical change? respiration means the breakdown of glucose in order to produce. Breakdown of glucose in order to produce what? Energy. Glucose का breakdown in order of the production of energy. The main purpose of the respiration is the production of what? Energy. कहां से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, कैसे करनी है? ब्रेकडाउन ऑफ, तुमने बोला दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज आप. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ऑल राइट. टू प्रोड्यूस एनर्जी. बट ब्रेकडाउन अपने आप नहीं होता है. फॉर दैट वी नीड व्हाट? ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन जैसे आती है, दैट इज द प्रोसेस. उतना सा प्रोसेस ब्रीदिंग. उसके बाद का पूरा प्रोसेस कंबाइन इज टेक्निकली नेम्ड एज व्हाट? रेस्पिरेशन. Have you understood the difference? Only इसका intake, breathe in, breathe out, थोड़ा lungs में diffuse in, diffuse out, that is breathing. लेकिन उस ऑक्सीजन को ब्लड में जाके फर्दर जो काम प्रोड्यूस हो, काम से एनर्जी मिलेगा, that is called respiration. I hope this is clear. इसके साथ और क्या क्या बनते हैं, अगर कुछ पता हो तो मुझे बताएंगे.
ओके, और एक, चलो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इन शॉर्ट में पता चल गया व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज समथिंग लिंक्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सम फूड मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इसके लिए तुम्हें ऑक्सीजन भी चाहिए। अभी इतनी बात समझ में आई, बाकी और कुछ भी समझ नहीं आया। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, यस। वाटर भी बनता है। किस किस सिचुएशन में, कैसे कैसे, देर आर मल्टीपल सिचुएशंस विच वी हैव टू लुक इनटू टुडे। ऑलराइट, बट इन जनरल हमें समझ में आया कि फूड का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके जब एनर्जी बनती है तो उसको टेक्निकली आप लोग बोलते हैं कि रेस्पिरेशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा इस पे आते हैं हम लोग। आप क्या करेंगे, इसको आप टेक्निकली क्या बोलेंगे, इधर आ जाएंगे दोबारा, फिर से क्या हम इसको ऐसा बोलेंगे कि फूड का क्या हो गई है, एक बार पढ़ेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, प्लीज रीड इट फॉर योरसेल्फ। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज व्हाट, एनर्जी। सो डू यू बिलीव के फूड का ऑक्सीडेशन हो गया? सो वी हैव C6H12O6 से क्या बन रहा है, CO2। तो आपको लग रहा है कि फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑलराइट, तो फूड का, कम है, सिट एनीवेयर। सो फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड फॉर दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट वन थिंग? दैट इज वी नीड ऑक्सीजन। अच्छा, एक बात बताएंगे, इसके प्रोडक्शन के लिए जो फूड है वो कहां से मिल रहा था? हैव यू स्टडीड अबाउट ग्लूकोज? तुम्हारी बॉडी को ग्लूकोज कैसे मिलता है? वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट इट इन द टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा ना कि आपने फूड खाया, कैसे कैसे बड़े पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल, देन माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एब्जॉर्ब होके इन योर ब्लड। अब तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज तो भाई घूम रहा है। ग्लूकोज वाली कहानी तुमने अच्छे से पढ़ ली, सबने सीखा, अच्छे से सीखा। अभी जो बचा वो ये है कि ग्लूकोज तो आ रहा है, अभी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, उतना डिटेल अभी नहीं पता है, ऑक्सीजन की स्टोरी। ऑलराइट, अब ऑक्सीजन सबको चाहिए। क्या ऑक्सीजन एक्वाटिक एनिमल्स को भी चाहिए रेस्पिरेशन के लिए? यस। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को चाहिए? यस, सबको चाहिए। नाउ सबके लिए बॉडी डिफरेंटली डिजाइंड है। हर किसी के डिजाइन को एक बार हम लोग को डिस्कस भी करना है। जरा इसमें आते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसका हम एक्टिविटी विल डू इट लेटर ऑन। सो दिस इज समथिंग विच विल डू इट लेटर ऑन। सो हम लोग को अलग अलग चीजें डिजाइन करना है और अलग अलग बातों को समझना है। ये कुछ सिर्फ फोटोग्राफ आपने देखने हैं। ये फोटोग्राफ में क्या चीज बात हो रही है, सिर्फ फोटोग्राफ देखना और कुछ भी नहीं देखना है। इसमें कुछ मसल क्रैम्प हो रहा है, इसमें कुछ यीस्ट हो रहा है। अभी हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि आज आप सीखेंगे कि एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है। आपने कहा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दो तरीके से प्रोड्यूस होगी, एक ऑक्सीजन का यूज करके और एक बिना ऑक्सीजन को यूज करें। ऑलराइट, अगर ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, कैसी रेस्पिरेशन है? एरोबिक। तो आप इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज क्लियर है। आप मुझे बताएंगे इसमें कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, बताएंगे प्लीज। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। एक चीज है, सबसे पहले जो आपका 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन होएगा, कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा? 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा, और इसका नाम क्या है, पायरुवेट। और ये ब्रेकडाउन कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। सो आपकी बॉडी में हर जगह सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या चीज हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा, और कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा? 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा। इसका नाम क्या है बोलो, पायरुवेट। पहले 6,
6 से ब्रेक होके क्या हो गया 3। अब 3 जो है फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, अगर जो 3 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्या CO2, और कितने, जब हमारे पास 3 ही है तो कितना होना चाहिए 3 मॉलिक्यूल, जो यहां से प्रोड्यूस होएगा कितना मॉलिक्यूल बनेगा 3। आप एक अपनी बुक में इक्वेशन चेक करेंगे, इट इज गिवन ऑन योर बुक ऑन द पेज नंबर 88, लेकिन इसमें नंबर नहीं दिया है, पेज नंबर 88 पे आ जाएंगे और ये सारी कहानी देखो आप, सबसे लास्ट वाला एक इक्वेशन है जो अभी डिस्कस कर रही हूं मैं। पहले देखो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ग्लूकोज ओके, अन्य ग्लूकोज ओके, ग्लूकोज के बाद 6 कार्बन, साइटोप्लाज्म में टूट गया, क्या बन गया पायरुवेट। पायरुवेट से अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है, नीचे ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है वाटर बन रहा है और प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी। ओके ये तब है अगर ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि ये दो सिचुएशन, ऑक्सीजन कब नहीं है, यीस्ट, यीस्ट जो है बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यीस्ट बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यीस्ट जो है बिना ऑक्सीजन के क्या बनाते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल में कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है 2 कार्बन वाला। यीस्ट कैन प्रोड्यूस एनर्जी बट विदाउट द यूज ऑफ व्हाट ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे एनारोबिक। और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है अल्कोहल, और वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा फिर आते इस पे हम लोग लिख देंगे। अब मैं किसकी कहानी डिस्कस कर रही हूं यीस्ट। यीस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है तब बताएंगे क्या एनर्जी, पर जब ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तब ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है तो इसीलिए इसको आप लोग क्या बोलेंगे, कैसी रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इज इट ओके विद एवरीवन। और साथ में क्या बन रहा है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एथेनॉल। और एथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है व्हाट एथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल वाले कार्बन। तो 1 बाय 1 और आता जाएगा ना, दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 1 कार्बन, 2 + 1 3। ओके अब हम लोग आ गए नेक्स्ट फोटोग्राफ देखेंगे, ये वाला। ये क्या कहानी है, ये मसल क्रैम्प कब हो जाता है भाई। बेसिकली क्या है, जब हम लोग नॉर्मली, अभी मैं बात कर रही हूं मुझे एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर मैं बहुत तेज कुछ एक्टिविटी करने लगूं, आई नीड मोर एनर्जी, आई नीड मोर ऑक्सीजन। और सडनली वो लोग जो नॉर्मली स्पोर्ट्समैन नहीं है, सपोज आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, माई बॉडी इज नॉट डिजाइंड, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो हम मेरे मसल्स क्या करेंगे, क्या काम ही नहीं करेंगे, दौड़ ही नहीं पाएंगे, बताओ। काम तो करेंगे, काम तो करेंगे, लेकिन उससे क्या प्रोड्यूस होएगा रेस्पिरेशन। अभी मुझे दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है, और मुझे चाहिए क्या एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, फॉर द टाइमिंग एनर्जी मिल रही है, पर क्योंकि ऑक्सीजन ही खत्म हो गई तो क्या बनने लगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो लगातार, बहुत दिनों बाद स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप कर पा रहे हो, एनर्जी तो मिल रही है, बट आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा, it will accumulate in your muscles, this is called muscle cramp. your muscles needs energy, muscles काम तभी करेंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी जो है मसल जो प्रोड्यूस करता है बिना ऑक्सीजन के, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड विच सेटल डाउन इन योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मसल क्रैम्प। इज दैट ओके। हाँ ह्यूज, इफ यस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, तभी वो इट टेक्स 3 to 4 days, sometimes a week to get rid of that. Sometimes that is a process, that is a chemical process, but that process I'm not going to discuss it today only. All right, because you people have exams, so I want to wind up this topic today as much as I can. Exactly what is required उतनी ही बात करेंगे। अब बेटा आप लोगों ने क्या समझा मेरे से, आपने समझा कि what is respiration। रेस्पिरेशन में तुमने देखा, हम लोग दोबारा वापस आते हैं, रेस्पिरेशन में क्या चाहिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन इसकी प्रेजेंस में भी होती है और इसकी एब्सेंस में भी होता है। अब इससे लिंक्ड चीज आपने क्या सीखा, मेरे साथ तुमको आंसर देना है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है
तो ऐसी रेस्पिरेशन को तुम लोग टेक्निकली क्या नाम देते हो? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप उसको क्या नाम देते हो? एरोबिक। अब एरोबिक हो या एनारोबिक हो, एक बात क्लियर, स्टार्टिंग में ग्लूकोज के पास कितना कार्बन? 6। पहले टूट के 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, क्या? पायरुवेट। कहां बनेगा पायरुवेट? साइटोप्लाज्म में बनेगा पायरुवेट। ऑलराइट, जो ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे, आई डोंट नो हाउ यू आप डूइंग, कर भी रहे हो कि नहीं। सो पहले 6 है, 6 के बाद 3 वाला, दैट इज पायरुवेट। याद करना है मेरे साथ ही, मेरे साथ ही वाइंड अप करेंगे एवरीथिंग। उसके बाद आपने सीखी 3 बातें। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी एनर्जी बन रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनर्जी बन रही है, पर बाई प्रोडक्ट चेंज हो गए। अगर यीस्ट, अगर यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो यीस्ट क्या बना देता है? अल्कोहल। तो जितनी भी अल्कोहल्स बनती हैं उसके लिए यीस्ट का होना जरूरी है। यीस्ट होगा तो अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज अल्कोहल की प्रोडक्शन नहीं होती है। ऑलराइट, आगे हम लोग बनेंगे मसल क्रैम्प में। तुमने सीखा कि तुम्हें एनर्जी बहुत सारी चाहिए, पर तुमने ब्रीद इन करने वाला प्रोसेस उतना फास्ट अचानक से नहीं हो, ब्रीद इन भी ब्रीद आउट भी होता है। तुम्हें पता है कि स्पोर्ट्समैन में क्या डिफरेंट है, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? एक तो ब्रीदिंग डिफरेंट होती है, दूसरा आरबीसी का आदत, तो बिना नॉन साइंटिफिक वर्ड है आदत। आई वॉन्ट यू टू गिव मी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि तुम्हें अगर मैं रनिंग के लिए भेजूं तो तुम कितना राउंड लगा के तुम नहीं थक रहे हो, और अगर मुझे भेजो तो मैं तो बूढ़े में आ जाऊंगी। तो तुम्हारे साथ को कोई ऐसा बंदा जो स्पोर्ट्स रनिंग उसको भेजो वो नहीं कर पाएगा, क्यों? उसमें क्या कमी है? आदत तो नॉन टेक्निकल टर्म हो गया, टेक्निकली भी तुम्हें मेरे पास कल लेके आना है कि उसकी बॉडी में और क्या चीज नहीं है। One is lungs का capacity and one more thing. Bring it tomorrow. Yes. RBC what? तो भाई थोड़ा 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 रिसर्च, थोड़ा स्क्रीन को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज है जो आपके पास कम है। ओके ओके, कमिंग 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 बैक, वापस वापस वापस। अब हमें ये समझ में आया, मसल्स में क्या प्रोड्यूस होता है? व्हाट? lactic acid which accumulate in your body and produces what? Cramp, which is called what? Muscle cramps. Are you okay with that? All the processes? Fine. Now, others can please read it for a minute by the time I can listen what she's saying. Yes. So, lactic acid से those amounts accumulate होता है. So, like, can it happen in like one go? हाँ हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं है और तुम ऑक्सीजन, तुम्हें एनर्जी चाहिए 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 चाहिए, तुम रुक ही नहीं रहे हो, तो मसल, जैसे मान लो तुम्हारा कुछ डांस परफॉर्मेंस है, हाँ, और तुम अभी मान लो तुम प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर रहे हो और सडनली तुम्हें लगा कि तुम वही पुराने वाले बच्चे हो जो कभी भी डांस परफॉर्मेंस करेंगे, और सडनली तुमने 2 ही दिन में इतना प्रैक्टिस कर दिया, फिर तो बस क्रैम्प ही क्रैम्प है बेटा, है ना? तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, अचानक से नहीं होता है। चलिए इधर आएंगे। आई थिंक यू आर ओके विद दिस। अब एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज, भाई एक बात बताएंगे, एक बात बताएंगे, ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए। प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे लेते हैं बताएंगे प्लीज, आपको पता है? स्टोमेटा से लेते हैं, ऑलराइट। और जो भी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म है सबको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन, हमें एक ऐसा चीज चाहिए कि जिसमें इजीली ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो जाए और CO2 डिफ्यूज आउट हो जाए। दोबारा समझेंगे, ऑक्सीजन अंदर आ जाए और CO2 क्या है? बाहर चला जाए। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो और फट से इजीली इजीली पतली सी लेयर हो, फट से इजीली पतला सा लेयर हो, पतला सा लेयर हो, ताकि इजीली इजीली डिफ्यूजन हो जाए। अब वो पतला सा लेयर है तो यार टूट जाएगा ना, खराब हो जाएगा, तो उसका प्रोटेक्शन भी चाहिए। जो पतला सा लेयर जिसमें फट से ऐसा डिफ्यूजन होगा, ऐसा बॉडी के बाहर, तो टूट जाएगा, इंसान मर जाएगा, ऐसा तो ना हो सकता है। तो अगर वो पतला सा थिन लेयर है जहां डिफ्यूजन इजीली हो, तो उसे प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड शील्ड्स में फाइनली रखा जाता है। अब अगर प्रोटेक्टेड शील्ड्स में रखेगा तो यहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एग्जैक्ट पैसेज, पैसेज, सो दैट एयर वहां तक पहुंचे और फाइनली एक्सचेंज हो पाए।
भाई लंग्स भगवान हमारी बॉडी के बाहर भी तो लगा सकता था ऐसे ही, कि एक्सचेंज अपने आप से होती रहे। फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऐसा क्यों नहीं है कि ऐसा बाहर ही है तो ऐसे एक्सचेंज हो जाता है? क्यों? बिकॉज दैट इज इट नीड्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन होके अंदर चला गया तब डिफ्यूजन नहीं हो रही। अब हमें एक पैसेज चाहिए सो दैट एयर कैन गो इन एंड फिर डिफ्यूजन हो पाए और आगे का प्रोसेस हो। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, if yeast can survive without energy, can it survive in a vacuum? Sorry, if yeast can survive without. I'll answer all your question. Let me wind up something. You can give me some time. अच्छा एक बात बताएंगे, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई उससे काम होता कैसे है? जो एनर्जी, फूड है प्लस ऑक्सीजन है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब एनर्जी आगे करेगा क्या? एनर्जी करेगा क्या? एनर्जी जो है इन दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड अप करने के काम आएगा। ये दो मॉलिक्यूल्स कौन से? एक है एडीपी और एक है फॉस्फेट। इनको कंबाइन करके क्या बना देगा? ट्राईफॉस्फेट। एंड ट्राईफॉस्फेट वो है जिससे हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे काम होते हैं। इसको समझने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे हम मार्केट से एक सेल खरीद के लाते हैं, एक बैटरी लाते हैं, उस बैटरी से आप रिमोट में डालेंगे वो वाला काम होगा, टीवी रिमोट में डालेंगे वो काम होगा, उससे सारे काम हो पाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में एटीपी बनती है जिससे कि फाइनली सारे ही काम हो पाते हैं। सो यहां पे आएंगे, जो भी एनर्जी रिलीज हुई कब? रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो इमिडिएटली यूज हो जाएगी, क्या बनाने के काम आ जाएगी? एटीपी। और एटीपी कहां से बनता है? एडीपी से और फॉस्फेट से। एडीपी और फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक मतलब? ऑर्गेनिक मतलब लिविंग मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग। Okay. How is it power? हाँ, इसीलिए वो छोटे बच्चों को कार्बन कार्बन बोल देते हैं। तो विदाउट कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो इनऑर्गेनिक है, तो ऐसा करके फॉस्फेट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा एटीपी, और एटीपी इज अ फ्यूल, एनर्जी देता है। कोई भी मुझे काम करना है इसी से मिलता है, इसी से ही मिलेगा। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, टर्मिनल फॉस्फेट। टर्मिनल फॉस्फेट मींस इसके साथ बेसिकली हमारे पास एडिनोसिन जो होता है उसके साथ एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, फिर तीसरा फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तो टर्मिनल टर्मिनल फॉस्फेट। इतना डिटेल नो वन आस्क अबाउट इट। सो सो यू हैव व्हाट? इधर देखेंगे, दोबारा 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 दोबारा। दिस इज योर सेल। कहानी समझेंगे प्लीज। ये आपका सेल है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या एंटर हो गया? सेल मेम्ब्रेन में अंदर, सेल मेम्ब्रेन में क्या एंटर हो रहा है? ग्लूकोज। सेल मेम्ब्रेन में फर्दर ग्लूकोज कहां से आया तुम्हें पता है? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड में फिर एंटर होके फिर हर सेल के पास पहुंचा। अब सेल के अंदर आ गया ग्लूकोज। अब ऐसे ही तुम पढ़ोगे आगे जाके, माउथ एंड योर पैसेज ट्रेकिया देन ब्रोंक्यूल्स, ये सारा पढ़ाओगे। उसके बाद तुम्हारे पास ब्लड में पहुंचने के बाद फाइनली सेल के अंदर क्या आ गया तुम्हारे पास? ऑक्सीजन। दोनों चीजें आ गई। अब ये दोनों चीजें कहां जा रही हैं? किसके पास जा रही हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पहले यहां पहुंचे, साइटोप्लाज्म में 6 ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल किसमें टूट जाएगा? 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। अब 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में उसने क्या प्रोड्यूस किया? CO2 प्रोड्यूस किया, वाटर प्रोड्यूस किया, और फाइनली क्या प्रोड्यूस होगी? एटीपी। एनर्जी, जिससे दोनों चीजें कंबाइन होकर अचानक से फट से क्या बन जाएगा? एटीपी। और एटीपी से ही सारा काम होगा। आई होप बात समझ में आई। तुम्हें निन्ना तो नहीं आ रही है बेटा? मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है? पक्का पक्का? हाँ बेटा, इसको कहते हैं डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन। अब बेसिकली क्या है ना कि 10th क्लास में हमने उसके कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े नहीं रहता है। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आई शो यू द स्ट्रक्चर्स ऑफ एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, या अभी फोन पे दिखा देती हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, जब उसके साथ एक और फॉस्फेट बनते हैं वो हमारी बॉडी में यूज होता है। एक मिनट रुको, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इस पे खोलूंगी तो मुझे ना बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ बेटा, हाँ देखो, इसको देखो, दिस इज एडिनोसिन, ये एक फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फेट।
जो इसके साथ ये हमारी बॉडी में काम नहीं कर सकता, हमारी बॉडी में काम कौन करता है, एनर्जी कौन देता है, टी, तो इसको एक पी और चाहिए। तो जब वो एक पी आके अपने आप, अच्छा सुनो, मान लो यहाँ पे मुझे एक ऐसा नेल लगाना है, तो क्या अपने आप लग जाएगा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी? whenever you want to make a bond you have to provide the energy. In case you want to add on 2 के साथ 1 more, you have to give the energy. That energy is utilized to make ATP. ATP, देखो एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स है। अब उस फॉर्म को मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको बताया जाता है, बट 10th क्लास में उतना डिटेल नहीं रहती है। 10th क्लास में स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बच्चे ने तो अभी एटम मॉलिक्यूल ही नहीं पढ़ा, उसको कैसे बताएंगे? तो छोटे बच्चों को हम लोग ऐसे बता देते हैं, जस्ट इतना कि इससे बना एटीपी, और एटीपी सब में यूज होता है। उसका जो स्ट्रक्चर जो भी मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ इतना फाइन डिटेल्स में, क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। थोड़ी चीजें थोड़ा थोड़ा कॉन्साइज में बता दिया जाता है। मैम यस रेहान इज ऑल्सो सेइंग समथिंग। यस रेहान। मैम वहाँ पे जो ब्लू एरिया में लिखा है ADP प्लस P विद एडीपी एनर्जी प्लस पी, मतलब डी मतलब 2 पी, एक और जुड़ गया तो 3 पी, ऐसा तो करके। मैम विद एनर्जी इज ADP माइनस P। देखो बेटा तुम्हारा वॉल्यूम एक बार राइज कर, इंक्रीज करी हूँ मेरे इसमें सिस्टम में ना रेहान, उतना वॉल्यूम आ नहीं रहा। तब तक दिया आप बताएं। हम तो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एक फॉर्म में बनती है, वो टक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो फॉर्म पूरी बॉडी में यूज होती है। ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम लगा? इट्स अ क्विक प्रोसेस, इट इज हैपनिंग एवरी टाइम। ब्रीदिंग तो, ब्रीद तो, सुनो सुनो, हाँ नहीं, ब्रीद से तो बस ऑक्सीजन आया और ब्लड में चले गई, बस, वो अलग प्रोसेस है। इसके एक्सचेंज के बाद की कहानी सेल के अंदर क्या हो रही है, दैट इज रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग। इसका काम है कि ऑक्सीजन धीरे धीरे ब्लड में एंटर करवाते जाना। उस ऑक्सीजन का सेल क्या कर रहा है उसका इससे कोई लिंक नहीं, इसका सिर्फ क्या काम है कि बाहर के ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाओ, बस। सीधा एग्जैक्ट कर देते हैं। हाँ हाँ, इसका ये फर्दर जा जाके हर सेल तक पहुंचेगा। अब वो अलग स्पीड है, ये अलग स्पीड है, इसीलिए वी हैव रेजिडुअल वॉल्यूम ऑल्सो। कुछ नहीं, वो बात अभी बताई नहीं, मैंने बताई नहीं, वो कुछ और बीच की बात पूछ रहे हैं। रुको रुको, अभी कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। वहीं पे आते वहीं पे आते वहीं पे आते, ये कुछ नहीं है, अभी अभी कुछ नहीं है, बस इतनी बात बताएंगे। ये बात समझ में आई? रुको 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 बेटा, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रुक जाओ रुक जाओ, लेट मी वाइंड अप एवरीथिंग, उसके बाद तुम लोग जो भी पूछोगे आई टेक योर क्वेश्चंस, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। अभी के लिए 2 मिनट दोगे मुझे, गिव मी 2 मिनट्स। कोई नहीं, हो गया बस। देखो अभी के लिए इतना समझ में आया आपको, सुनेंगे? अभी के लिए आपको इतना समझ में आया कि अभी के लिए आपको ये समझ में आया, ये आपका सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज भी पहुंच गया, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच गई, फिर ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया, फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया ने फर्दर जो है क्या बना दिया था, फट से एनर्जी, और फिर क्या, उस एनर्जी से एडीपी और पी जुड़ के फट से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या बन गया, एटीपी, और एटीपी से ही तुम्हारी बॉडी में सारे काम होंगे। अभी इतनी बात समझ में आई, और कुछ भी नहीं बताया, इतना ओके? बस इतनी सी बात समझाई, और कुछ भी नहीं बताया। और एक एटीपी क्या सारा काम करता है, एक एटीपी क्या क्या काम करता है, मतलब एटीपी क्या किस तरह के काम करता है। जैसे कि एटीपी, मुझे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, मुझे मूव करने हैं, आई नीड एनर्जी फॉर दैट। कहां से मिल रही है, एटीपी से मिल रही है। मेरी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, तब तुम लोग लंबे हो जाओगे, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, है ना। अब मेरे में लंबा नहीं, मेरे बाल वाल थोड़े सेटल हो जाएंगे, थोड़ा मेरी ग्रोथ रिपेयर हो जाएगी, ग्रोथ तो तुम्हारी होनी, रिपेयर मेरी बॉडी में हो जाएगा। तो उसके लिए आई नीड एटीपी। ओके, फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, सारा सिग्नल जो मूव कर रहा है, आई नीड एनर्जी फॉर दैट। फॉर हियरिंग समथिंग, फॉर द मूवमेंट ऑफ द सिग्नल्स, आई नीड एनर्जी फॉर दैट। Any kind of energy, I need any kind of work I can do only with the use of what, ATP. Okay, all right,
तो अभी के लिए सिर्फ इतनी बात समझ में आई। और ये कहानी मुझे लगता है सबको पता है, मैं किसी को भी नहीं पढ़ाऊं तब भी पता है। ये किस बारे में बात हो रहा है? प्लांट्स में ऑक्सीजन कैसे मिलती होगी। चेक करेंगे प्लीज। इसको बस आप देखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बस उसका आंसर देना है। आप देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसको आंसर देना है। मैम, राशु मैम। रेहान, तुम्हारा वॉल्यूम इतना कम है ना, तुम्हारे सर को बोलूंगी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। यस बेटा। मैम लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन था। मुझे टाइप करके भेजोगे क्या क्वेश्चन? दैट इज अ गुड आइडिया। मुझे व्हाट्सएप करो या उसमें वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। टाइप टाइप तो मुश्किल हो जाएगा, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो, देन आई विल बी एबल टू हियर। मेरे नंबर पे भेजो। यस। हमारी ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी फैक्टर्स। आई लेट यू नो। अच्छा, इधर आएंगे बेटा। क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। इक्वेशन बताना है मुझे आपने। एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन बताना है। C6 this is the process of respiration, aerobic respiration. All right, now the question is, listen the question. जो what will happen to this CO2? ऑप्शन 1, क्या ये CO2 प्लांट एक्सेल आउट कर देगा और इट विल रिटेन इट एंड यूज इट? सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। जो CO2 बनी, ऑक्सीजन तो चलो आ रहा है ना, जो CO2 बन गई, तो प्लांट उसको एक्सेल आउट कर देगा या इट विल रिटेन इट? यस राधिका। ड्यूरिंग द डे इट विल रिटेन इट। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द डे इट विल यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। एंड ड्यूरिंग द नाइट exhale it, because during the night there is no use of this carbon dioxide, so it will remove it. Yes. Desert plants are the exception, they do it in a different way. So वो सेम चीजें वो रात में ही करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब वो रात में CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे और मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस करेंगे। द एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली व्हाट हैपन, दैट इज दिस, कि डे टाइम सिचुएशन इज डिफरेंट, नाइट टाइम सिचुएशन इज डिफरेंट। यस। हाँ, ड्यूरिंग द डे टाइम ये जो CO2 है, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होगा, इसी वाली CO2 को दोबारा वाटर के साथ जुड़ के क्या प्रोड्यूस कर देगा? सनलाइट लेके। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जैसे ये दिन में बनेगा वो फर्दर यूज हो जाएगा, तो उसको बाहर क्यों रिलीज किया जाएगा? लेकिन रात में तो सनलाइट नहीं है, रात में तो कुछ हो नहीं सकता, रात में क्या करेंगे, रखे कहाँ रखेंगे? तो इसलिए दिन में अलग है, रात में अलग है। वो क्यों? उसमें कुछ पार्ट रिटेन होगा, कुछ पार्ट एक्सेल आउट हो जाएगा। जो जितना उसको चाहिए उतना वो रख ले, क्योंकि प्लांट्स में तो मूवमेंट बड़ी कम है ना, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, तो जितना जरा सा चाहिए वो रखेगा, बाकी सारा एक्सेल आउट कर देगा। When we are writing the equation, we always write plus L. Yes, you're right. 11 12th में we don't write this energy, we write exact ATP along with the number.
how many ATP. But for the small children like that of class 10th, we don't deal with number. गलत नंबर लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ओनली एनर्जी लिखोगे तो कभी भी नंबर नहीं कटता है. When there is no requirement of that detailing, then we tell exact 38 ATP. दूसरे वाले में 2 ATP, the exact accurate number. So about that number we don't talk about you in class 10th. 10th में simple energy लिखा, बात खत्म. So now CBS is planning to have standard science or basic science. Maybe at that point of time they will change something. लेकिन अभी के लिए तो you have a common science that is the same for every children or for the intelligent children. It's energy only. So beta, is this okay? Now point number 1, is that clear? That is, it plants take the exchange of gases through the stomata. Okay, stomata में further कैसे exchange होता है? With the help of diffusion. All right. आगे ड्यूरिंग डे जो भी CO2 प्रोड्यूस होती है, जो भी CO2 प्रोड्यूस होगी वो यूज कर लेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस. पर रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो CO2 कहाँ रखेंगे? CO2 जो आई है वो सारा तो आपको रिलीज करना ही होगा. बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे. अब आगे आती है कहानी हमारे पास कि प्लांट्स की तो बात हो गई, अभी एनिमल्स की बात करेंगे. एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है? जैसे अगर मैं फिश की बात करूं तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां थ्रू होता है? थ्रू द गिल्स. ऑल राइट. सो फिशेस जो है, वॉट फिशेस जो है ऑक्सीजन कहां से लेती है? हाउ डू फिशेस टेक द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर. तो वाटर पहले लेके थ्रू द माउथ, देन दे विल पुश द वाटर टू द गिल्स. तो गिल्स में से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. All right. Aquatic animal breathe the dissolved oxygen in the water. All right. Fishes में क्या रहता है तुम्हारे पास? कौन सा ऑर्गन? गिल्स रहते हैं. और ब्रीदिंग में क्या होगा? When during breathing, fishes open and close their mouth and gill-slits in a coordinated way. तो जो भी पानी उनके पास माउथ में है, then water will pump over and will move towards what? गिल्स. और गिल्स में क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन. अभी देखो ये गिल्स के पास पहुंचा, फिर उसके बाद अंदर ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी. Ma'am, यस मयूरी. ma'am, do the fish breathe the like oxygen dissolved in the water? They take the water contains oxygen. Okay, that oxygen enters through the gills. First of all mouth to गिल्स में एक्सचेंज होगा, फिर ब्लड में एंटर हो जाएगा ऑक्सीजन. एंड ब्लड तो फिश की बॉडी में पूरा घूम रहा है, तो फिश की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रहा है. Okay, ma'am. एक क्वेश्चन और. एक्वाटिक एनिमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज one breathes more as compared to the other. Which is that? एक्वाटिक वाले को ज्यादा बार ब्रीद इन करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है और बाहर पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है. एक ही बार में वी टेक अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, बट एक ही बार में जो वाटर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम है. तो सेम ऑक्सीजन के लिए उनको बार बार ज्यादा ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ता है. हाँ हाँ, वो बाहर आ जाएगा ना फिर. एग्जाम में आप फ्रॉम लीजिए. हाँ. इसको एक बार पॉज कर दीजिए, वेट करो. I'll take a pause for some time, just 2 minutes.
आवाज आ रही है क्या? So have you read about this? We discussed it about it. Just let me discuss, beta, first of all. So in the terrestrial animals, they have different type of organs. बस उसका एक पर्पस होना चाहिए, सरफेस एरिया मैक्सिमम थिन हो ताकि एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाए गैसेस में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये ह्यूमंस पे आ गए, समथिंग जो तुम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है, लेकिन तब भी उसको एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पैसेज है एयर का कैसे जाता है, सबसे पहले योर माउथ कैविटी, उसके बाद योर ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद कहाँ एंटर होते हैं बताओ? लंग्स, चलो शॉर्ट में लंग्स हो गया, अभी डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आपको देख के मुझे लग नहीं रहा कि आपको याद है। चले यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एयर जो है कहाँ पे जाएगा आपका, जो माउथ कैविटी है, नेजल पैसेज है, उससे होता हुआ कहाँ पे आके फेरेंक्स, देन योर लैरिंक्स, उसके बाद यहाँ व्हाट इज दिस, दिस इज योर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फर्दर इसका ऐसा डिवीजन हो गया तो ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स के बाद तुम्हारा एयर सैक्स, एयर सैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्वियोलर सैक। याद करेंगे है ना? सो याद हो जाएगा बेटा, एमपीएल कर लेंगे। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, देन व्हाट योर फेरेंक्स, देन योर लैरिंक्स, देन योर ब्रोंक, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते कहां जाएगा तुम्हारा? ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्योल्स, उसके बाद एल्वियोलर सैक। ऑलराइट, दिस डिटेल ऑफ फेरिंग्स एंड द लैरिंग्स आगे एक एक करके डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? योर ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई? To prevent from the collapsing. Trachea, cartilage, for example, our ears contains cartilage. The shape is fixed. Similarly, your trachea has a C-shaped cartilaginous rings so that it should not collapse if there is no air. ऐसा नहीं कि तुम एक सेकंड के लिए ब्रीथ नहीं करो तो वो श्रिंक हो जाएगा. It doesn't happen. It remains as such. Another question. But before discussing that, can you please write down the passage in your notebook without looking from here? Can you please write down the passage without looking from here? बिना देखे क्या आप एक बार लिख देंगे पैसेज? हाँ हाँ, आई डिस्कस बेटा, उसका क्लास है ना, भी वो लोग सब लोग चले जाएंगे, ये लोग 5:15 तक है तो टिल गो, उसके बाद आई टेक योर डाउट्स। Dear, check this picture. This is pharynx. Pharynx is a cavity which connects what? थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। It's a cavity which connects what? किस किस को connect करेगी? इधर से your it connects what? Oral cavity. Your इधर से दिखाएंगे। It connects your nasal cavity. Nasal cavity, nasal का ओपनिंग कहाँ आ रहा है यहाँ पे?
आपका ओरल कैविटी भी कहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे, है ना। और आपका आगे ये जो ईसोफेगस है वो भी इधर आ जाएगा, ट्रेकिया भी तुम्हारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ हाँ हाँ, इट्स ए कैविटी। अब उसके बाद वो उसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। इधर आओ, दिखा दियो तुम्हें, इधर आओ, आई सेंड दिस पिक्चर। बेसिकली दिस इज फेरिंग्स। अब आपके जो जो नेजल वाला ओपनिंग है वो भी इसी में है, माउथ वाला ओपनिंग है वो भी इसी में है, ट्रेकिया भी, ये ईसोफेगस भी यहीं पे आ जाएगा, ट्रेकिया भी यहीं पे है। ये एक कॉमन कॉमन कैविटी है, यस। अब उसके बाद आगे तुम्हारा वॉइस बॉक्स आ जाएगा, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स अ कैविटी जो कि इन चीजों को कनेक्ट करती है। ओके। हाँ बेटा। हाँ हाँ, विल गो टू दैट फिश बेटा। हैव यू रिटन दैट कंटेंट, कैन आई सी दैट द पैसेज? bronchi, bronchioles, alveolar sac. Yes, yes, yes. मतलब आपने लिखा कहीं? अच्छा, लिखा है। अच्छा ठीक है, ओके। और आप मुझे बताएंगे वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स, दिस इज क्लास 7th का टॉपिक है, बताएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा? एल्वेओलाई। एल्वेओलाई की वॉल्स पे कुछ रहती है थिन कैपिलरीज। थिन कैपिलरीज में क्या रहता है? ब्लड। तो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वहां से चला जाएगा ब्लड में, एंड ब्लड के थ्रू पूरी 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 बॉडी में ऑक्सीजन विल गो। दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी डन। अब जो है वो प्रोसेस विच श्योर यू स्टार्टेड इन द स्टार्टिंग, व्हाट इज दैट प्रोसेस जहां हम ब्रीद इन की बात करे थे, समथिंग जो तुमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा है। आप मुझे बताएंगे ब्रीद इन वाला एक्सरसाइज क्या होता है? ब्रीद इन में आप बताएंगे कि क्या रहेगा? लंग कैविटी क्या हो जाएगी? एक्सपैंड, लंग्स विल एक्सपैंड, डायफ्राम विल फ्लैटन, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, लंग्स एक्सपैंड हो जाएगा, प्रेशर से एयर विल ब्रीद इन। जस्ट रीड इट फॉर अ मिनट। देखो कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए नया है। मयूरी प्लीज रीड इट। रिब्स When लिफ्ट हो जाएंगे, when डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा, एंड द एयर विल एंटर इनटू द लंग्स। हाँ। अब उसके बाद दोबारा वो फिर से डोम शेप में आ जाएगा, वो वापस तो प्रेशर से फिर से सारा गैस बाहर। ओके। दिस इज समथिंग जो तुमने आपने बहुत ही अच्छे से कर रखा है, और अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको पूछ सकते हैं। फिश वाला मुझे माइंड में, आई विल डू इट इन द लास्ट। यू वांट टू लीव? जस्ट 1 minute मोर बेटा, जस्ट 1 more minute। आपको एक चीज बताना है, एक चीज बताना है। क्या ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू पूरे सेल्स में ऐसे धीरे धीरे पहुंच सकती थी क्या? जैसे यहां से डिफ्यूज होके यहां आती, यहां से डिफ्यूज होके यहां जाती, यहां से डिफ्यूज होके यहां जाके ऐसे ऐसे करके टोस तक जाता? चले जाती, लेकिन उसको कितने साल लगते? आप एक टाइम मुझे बताएंगे, अपनी बुक खोलिए, अपनी बुक खोलिए, बस इतना सा आंसर देंगे, फिर आप जा भी सकते हो घर पे। एक बुक खोलेंगे आप, और आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। इट्स इट्स देयर, इट्स योर फाइंड आउट, सेकंड पॉइंट, इट्स योर फाइंड आउट। अगर ऐसा डिफ्यूज होके तुम्हारे टोस तक उसे पहुंचना होता तो उसे कितना टाइम चाहिए था? इट नीड्स 3 years टू गो। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जैसे हमने परफ्यूम वाला एग्जांपल देखा है ना, अगरबत्ती वाला एग्जांपल क्लास 9th में। ऐसा परफ्यूम यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर 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 लोअर, तो 3 साल लगते। तो हमें तो जल्दी जल्दी चाहिए ऑक्सीजन पूरी बॉडी को, क्या करेंगे? वी नीड अ पिगमेंट जो उसको बाइंड करके फटाफट फटाफट दूर तक ले जाए, और उस पिगमेंट को हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। चेक दिस फोटोग्राफ। नॉर्मली दिस इज योर, सो दिस इज योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक चीज के साथ, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसको हर 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 ये आरबीसी, आरबीसी के अंदर तुम्हारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या अटैच हो गया तुम्हारा? ऑक्सीजन। जहां जहां आरबीसी जाएगा वहां वहां वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। हीमोग्लोबिन इज समथिंग डिफरेंट, आरबीसी समथिंग डिफरेंट। आरबीसी के अंडर है हीमोग्लोबिन। तो आप जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आरबीसी काउंट अलग चीज डिस्कस होता है, हीमोग्लोबिन अलग डिस्कस होता है।
अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो हर सेल में हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी पूरी बॉडी में कम है। और अगर आप चाहते हो कि ज्यादा सप्लाई हो तो एक तो तुम्हारे पास ज्यादा क्या होना चाहिए, आरबीसी, और उस आरबीसी के अंदर भी क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, तभी तुम्हारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी होगी तो तभी तुम सारे काम कर पाओगे। एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए एक तो चाहिए ऑक्सीजन, दूसरा क्या चाहिए, अच्छा फूड। यू बिकम व्हाट यू ईट, सो ईट हेल्दी। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी के लिए यू कैन गो, यू हैव अ क्लास। इनको मुझे थोड़ा सा टॉपिक और बताना है। आई टेक 2 मिनट ऑफ योर्स मोर। सो आई थिंक आई ओके विद दिस। यहाँ वाला वर्जन एक बार देख लेंगे, कुछ मिस तो नहीं हो गया। आई वांट यू टू रीड एंड वाइंड अप टुडे ओनली। मानवी कैन गो, लेट हिम गो। हाँ, एफिनिटी मतलब लव टुवर्ड्स दैट, टेंडेंसी टू बाइंड, more tendency to bind with that. Hemoglobin has more tendency for oxygen. ऑक्सीजन के साथ फटाफट फटाफट बाइंड कर जाएगा, उसको पूरी बॉडी में ले जाएगा। पर क्या सेम टेंडेंसी उसका CO2 के लिए भी है? नहीं 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 नहीं। तो CO2 कैसे आता है वापस? CO2 कैसे आता है? अरे बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, पूछते हैं कि CO2 के साथ क्या है भाई। CO2 सिंपली ऐसा सॉल्युबल होके धीरे 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 अपना आ जाता है वापस। CO2 dissolves in plasma and हाँ, इट डिसॉल्व्स इन प्लाज्मा। gets transferred. हाँ 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 हाँ। मैम बट कभी कभार तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। उसका जो जो नेचुरली प्रोसेस है, जो हाई एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन को हम लोग आगे चल के ऐसे पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद O2। लेकिन ऐसा वाला सीन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, इट्स वाटर सॉल्युबल, प्लाज्मा में घुल के आराम से प्लाज्मा के थ्रू आ जाएगी। तो दे विल आस्क यू कि हाँ इसका एफिनिटी ज्यादा किसके साथ लिए है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन के लिए है। तो इसके साथ क्या है, पानी में नॉर्मली सॉल्युबल होता है। बच्चे आगे 9th वाले, अभी तो ये नहीं सुन रही तुम्हारी बात। अभी छोटा छोटा चीज है जिसको विल डू इट लेटर ऑन। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, ये जो तुम्हारे एल्वियोलाइज है, इसको अगर हम इसके सारे के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करें तो इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा? पढ़ो, देखो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया तुम्हें। उसको स्प्रेड आउट करें तो कितना, 80 मीटर स्क्वायर। मीटर समझ रहे हो कितना होता है? मीटर समझ रहे हो, 80 स्क्वायर मीटर है एरिया, सरफेस एरिया किसका, एल्वियोलाई का। अगर आप इसे स्प्रेड करें और ऐसा, ये जो लंग्स में जो आपके एल्वियोलाइज है उसका अगर आप ऐसे सरफेस एरिया चेक करें तो इट्स व्हाट, 80 स्क्वायर मीटर। मतलब लगभग 9 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा एक शीट इतना। 9 मीटर कितना, ये मेरा ये रूम तो यार कितना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5 मीटर है सिर्फ, ये इतना लंबा। तो 9 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा, उसको मल्टीप्लाई करें तो उतना सारा एरिया जो है उतना इज इक्वल टू alveoli सरफेस। और अब जो है आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। क्या, टबैको नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। उससे उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, तुम्हारे सीलियास खराब हो जाएंगे। फिर तुम्हारे, क्या क्या था? अरे वेप का भी इसमें है, वेप का भी इसमें है। वेप नहीं करना है भाई, वेप नहीं करना है। क्यों? उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो तुम्हारे सीलिया को, सीलिया बेसिकली तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलियाज होते हैं। उस सीलिया का क्या काम है कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी जर्म है, कोई भी हार्मफुल चीज है, उसको ट्रैप कर लेंगे। अब जब सीलिया ही नहीं है तो एवरीथिंग कैन एंटर इनटू डायरेक्ट इनटू योर लंग्स। देन लंग्स में इंफेक्शन हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा एंड द पर्सन कैन डाई। सो स्मोकिंग ऑफ एनी काइंड कैन डिस्ट्रॉय योर सीलिया। एज ए रिजल्ट कोई भी जर्म है, डस्ट है, डायरेक्टली एंटर होएगा, कफिंग होगा, इन्फेक्शन होगा, लंग कैंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो वेप नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अभी के लिए होमवर्क, होमवर्क लिसन, होमवर्क, होमवर्क इज आई हैव शेयर्ड द